मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल देखिए, जब आर्टिलरी की गन्स फायर करती हैं, दे नीड टू मूव इन व्हाट वी नो है शूट एंड स्कूट। अच्छा, राइट, आपने फायर करा, आपने अपनी लोकेशन चेंज करी, क्योंकि काउंटर बॉम्बार्डमेंट होती है। ठीक है। अब व्हेन यू से मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल, एवरीथिंग नीड्स टू बी कंट्रोल थ्रू अ सर्टेन स्टेशन। राइट। एक सेंट्रल स्टेशन होगा। तो ये गाड़ियां फौज ले रही है, और इस गाड़ियों के थ्रू यू कैन कंट्रोल द रडार्स, यू कैन कंट्रोल द गन्स, यू कैन कंट्रोल द कंप्यूटर्स, ऑल द वाइल बीइंग ऑन द मूव। नेट सेंट्रिक। नेट सेंटर। अच्छा, नेटवर्क के तहत, नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा। कई गाड़ियां होंगी, वो सारी नेटवर्क के तहत जुड़ी हुई होंगी, बाकी शस्त्र अस्त्रों से भी ये नेटवर्क के तहत जुड़ी हुई होंगी, और इस तरीके से इनकी लोकेशन पता कर पाना मुश्किल। आपको सरलीकरण, एक कंट्रोल सेंटर आपका है, आपकी आर्टिलरी यूनिट्स है चारों तरफ, वो नेटवर्क पे है, आपको पता है अगर दुश्मन वहां है उसको मारने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो पहले टैंक वगैरह जो पहले कमांड में मूव होते थे, अब उनको और ज्यादा नेटवर्क के तहत जोड़ दिया जाएगा। अब आपका हेडक्वार्टर मोबाइल हो गया। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का एक सबसेट हो गया। तो ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, तो हमारे आकाश तीर ने इस बार बताया एयर डिफेंस सिस्टम ने कि अगर नेटवर्किंग हो गई सही तरीके से, तो आपको मालूम है किस तरह का थ्रेट आ रहा है, कहां से आ रहा है। जमीन का आकाश तीर है, ये जमीन वाला आकाश तीर है। इसका और सरलीकरण हो गया, क्योंकि उधर आपने देख लिया था HQ-9 वगैरह की जैसी लोकेशन भारत को मिली, भारत ने कुछ डमी भेजे, उनको लोकेशन मिली और सिटिंग डक की तरह उनको मार दिया गया। इस तरीके से सिटिंग डक ना बनने पाए, इसलिए मूव करते रहना है, इसीलिए मोबिलिटी के साथ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अगली खबर, S-500 को लेकर रूस का भारत को बड़ा ऑफर। अगली खबर फ्लैश कीजिए, भारत में ही बनाने और तकनीक ट्रांसफर का ऑफर। डील में भारत को सिस्टम दूसरे देशों को बेचने की भी इजाजत मिलेगी। लीजिए, वाह, ये होता है। देखिए, ये किसी देश के मादे का बढ़ना बताता है। आप बताइए सर। नहीं, ये यारी दोस्ती भी है। आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपने S-400 लिया, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद लिया, काटसा की जो तलवार आपके सर पे टंग रही थी उसके बावजूद लिया, और अब S-500 इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। और रशिया ये कह रहा है कि आप खरीदिए। रशिया ने यही ऑफर आपको Su-57 के लिए भी दिया था, सेम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखिए, रशिया कह रहा है आप बनाओ, हम आपको बनाना बताएंगे, सिखाएंगे, और एक बार आप बना लोगे ना, फिर आप बेच भी देना। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? गौरव, इसमें एक छोटी सी बात है जी। वो चूंकि ये डिफेंसिव सिस्टम है जी, एयर डिफेंस का सिस्टम है, इसलिए पिछली बार S-400 पे हमें इसको कंसीडर करके काटसा नहीं लगाया था। काटसा नहीं लगाया। तो अब ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है, तो शायद इसकी खास बात ये रहेगी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी पकड़ सकता है। पर सर एक बात है कि ट्रंप जो है, ट्रंप इससे भी दुखी है। While this is air defense, while this is air defense, and only हमें बचाने का तो साधन दो। नहीं, S-400, S-500 किसी को जाके आप कहीं पे किसी का इलाका तो बर्बाद नहीं कर सकते, वो तो खुद को बर्बादी से बचाने का है। ट्रंप इसमें भी दुखी है, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि हिंदुस्तान ने S-400 को जो ऑपरेशन सिंदूर में एकदम प्रूव कर दिया है, दैट इज एन एक्सीलेंट सिस्टम एंड पर्टिकुलरली व्हेन इंटीग्रेटेड विद आकाश तीर। एब्सोल्युटली ग्रेट, वी आर द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम टुडे। और दूसरी तरफ हमारी ब्रह्मोस ने भी जो नाम ऊंचा किया है, रशिया की भी नाम ऊंचा किया है। तो यही कमाल की बात है कि न सिर्फ आपको ये टेक्निक के संदर्भ में टेक्निक मिलेगी, बल्कि आप बनाइए और दूसरे अपने मित्रों को बेचिए। ये आपके एक मित्र की तरफ से बड़ा एश्योरेंस, और साथ में आपके बढ़ते कद का परिचायक भी। और इस बीच अगली खबर यह कि ईरान से S-400 परीक्षण की खबर है। इस्फहान के पास S-400 का ऑपरेशनल टेस्ट हुआ है। S-400 की तैनाती से अब ईरानी एयर स्पेस में घुसना आसान नहीं होगा। ईरान के पास S-400 ईरान को मदद करेगा रशिया, ये बात तो रशिया ने कही थी। S-400 आ गया क्या वहां काम करना शुरू हो गया? S-400 के बारे में कहा जा रहा है कि वहां इस्फहान के पास इसकी टेस्टिंग हो गई। तो S-400 को लेकर एक जो पहलू आपने भारत के संदर्भ में जाना, अब जरा ये भी देख लीजिए, ईरान के पास S-400 आ गया है। इजराइल ईरान वाले सिनेरियो में और ओवरऑल ईरान को देखते हुए, उसकी सामरिक क्षमताओं को देखते हुए अब क्या तब्दीली होगी मेजर गौरव? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पिछला जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था या राइजिंग लायन हुआ था, जो कि इजराइल ने लॉन्च करा था, हमने एक बात देखी, और ये बात सर ने बखूबी बताई थी, और कई बार नहीं, दसियों बार बताई थी कि साहब, इजरायली एयरफोर्स तेहरान के आसमान पे नाच रही थी, रिफ्यूलिंग कर रही थी, और इनकी एयरफोर्स यानी कि ईरान की एयरफोर्स जमीन पे बैठी थी। हमें उस वक्त पता ही नहीं लगा कि ईरान के पास एयरफोर्स है भी कि नहीं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम है भी कि नहीं। लेकिन आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि इस्फहान के पास, इस्फहान वही जगह है जहां पे अमेरिकन ने अटैक करा था, ये वही जगह है जहां पे टमाहॉक क्रूज मिसाइल्स मारी थी। तो अब आप देख लीजिए, अगर वहां पे S-400 सिस्टम लग गया, उसके बाद क्या इजराइल उतनी खूबी से, उतने खुलेआम अटैक कर पाएगा? बिकॉज S-400 के पास वो क्षमता है कि इनके जितने भी जनरेशन के फाइटर्स हैं, ये सबको बोलेंगे भाई साहब ऊपर से जरा नीचे आ जाओ। अच्छा, S-400 इतना काबिल है। Then they will think 10 times before entering Iranian airspace। लेकिन वही बात है जो आपने पहले पूछा कि बॉस आया कहां से। ये बीच में जो कई बार एयरप्लेन्स निकलते हैं और कहते हैं कि ईरान के पास जाने के बाद उनका पता नहीं चलता है कहां उतरे,
कहा जा रहा है कि उनकी लोकेशन कुछ और होती है जहां जाकर लैंड होना होता है और अचानक वो ईरान में टच डाउन कर जाता है। क्योंकि अगर इनके पास अगर आज से 2 महीना पहले S-400 होता तो ये प्लेन गिराते। इनके पास नहीं था। और अगर होता तो इस्फहान के पास होता, अगर होता तो फोर्डो के पास होता, क्योंकि नेचुरली उनको डिफेंड करना है। अब ये कह रहे हैं कि टेस्ट हो गया है, अब ये कह रहे हैं हमारे पास आ गया है, तो ये देखना है कि भाई दिया किसने। तो देने वाला तो एक ही है, देने वाला एक ही। लेकिन एक बात और है, जहां पर ये कहा जा रहा था, मेदवेदेव तो ये कह रहे थे कि परमाणु हथियार तक हम देने के बारे में सोच रहे हैं ईरान को। उसमें S-400 मतलब कम से कम वो बात की गई, ये तो आया। लेकिन आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल है कि ये समुद्र के रास्ते से आया, ये जहाज के रास्ते से आया, ये पहुंच गया। आपको क्या लग रहा है कैसे आया? छोटा मोटा चीज तो है नहीं, ठीक है, पहुंच गया। इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी गई, ऊंट की चोरी है, झुक के नहीं होती। हाँ, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है, एक तकलीफ होगी ईरान को, गौरव, इनके पास आकाश तीर और IACCS नहीं। तो इसको मैंने उड़ा लूप का जो जिक्र एक बार हम लोग करते थे, इंटीग्रेटेड सिस्टम। हाँ, सो नेट सेंट्रिसिटी नहीं होने से एक आइसोलेटेड फॉर्म से, लेकिन ये क्या करेगा, एरिया डिफेंस बड़ा अच्छा करेगा। ये जो फोर्डो है, इस्फहान है, नतांज है, इनके बीच में खड़ा होकर के उनको ये बड़ी ताकत से रोकेगा। और खास तौर से अगर आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल लेके आएंगे या उस GBU-57 लेके अगर B-52 लेके आ गए, वो बहुत बड़ा जहाज है। ये S-400 की बात हो रही है, और S-400 अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अभी आकाश नहीं, जरा है ये आकाश के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। आकाश और आकाश तीर तो भारत के संदर्भ में, S-400 अगर ईरान में तैनात हो जाता है, देखिए ये बात यहां पर एक्सपर्ट्स ने बताई, ठीक है, S-400 चला गया, एक पर्टिकुलर एरिया को वो सुरक्षा दे देगा, लेकिन किस तरह का थ्रेट आ रहा है, उसके लिए क्या वाकई S-400 की जरूरत है, किस तरह की जरूरत है, कब जरूरत है, ये वाली जो नेटवर्किंग के जरिए ये जो होता है ना, ये वहां पर नेटवर्किंग नहीं है। ये जो मार्शल श्रीवास्तव अक्सर कहते हैं कि हमने आकाश पर कितनी मेहनत की थी, आकाश तीर जब बना, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया, उसी के जरिए भारत ये समझ पाता है किस डायरेक्शन से थ्रेट आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, उसके लिए भारत को कौन सा अपना शस्त्र तैनात करना चाहिए। ये सब ईरान नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, पहले जैसे एकदम ही कुछ नहीं था, उसके आकाश में कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं थी, उसके मुकाबले अब उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगली खबर देखिए जरा, भारत और UAE के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील, दोनों देशों का सैन्य प्रशिक्षण बढ़ाने पर जोर। UAE ने मेक इन इंडिया और हथियार खरीदने के संदर्भ में ये बात कही है, अपना इंटेंट जाहिर किया है। आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस की डिमांड भारत के संदर्भ में ये कमाल है कि भारत ने ये न सिर्फ अपना दुनिया भर में लोहा मनवाया है, बल्कि उसके हथियारों की अब दुनिया भर में मांग देखिए। और इसीलिए मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर रोकना नहीं चाहिए। अपने यहाँ आप अपनी फायरिंग रेंज में जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो बंद कर दीजिए। अब वहां पर आपको पाकिस्तान मिला हुआ है, पाकिस्तान में पूरे हथियारों की आप क्षमताओं का प्रदर्शन कीजिए और वर्ल्ड ओवर आपका मार्केट खुला हुआ है। आपको भगवान ने एक चांदमारी दी है टुवर्ड्स योर वेस्ट, आप चांदमारी का इस्तेमाल करें। खैर, कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बात करते हैं ना, कि देखिए कि अब डिमांड हो रही है आकाश की, अब डिमांड हो रही है पिनाका की, अब डिमांड हो रही है ब्रह्मोस की। क्यों? पहले इतनी डिमांड नहीं थी, डिमांड पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब आपने उसको फंक्शनल करके दिखा दिया है, अब आपने दुनिया को दिखा दिया है कि साहब इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इतना सक्षम। और आपने एक और चीज दिखा दी है जिसके बारे में चाइना खुश नहीं है। आपने ये दिखा दिया है कि जो आपके मिसाइल्स हैं उसको चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, और आपने ये भी दिखा दिया है कि जो चाइना की मिसाइल्स हैं उसको आपका एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। एक चीज हुई गौरव जी, एक लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर ने ये काम किया कि हमें बड़े बड़े दुश्मन दे दिए जी, हल्के फुल्के नहीं, बड़े बड़े। लेकिन ये जो तेजस जा रहा है उसमें ट्रम्प जी भी बड़े खुश हो डील में। पूछिए क्यों? क्योंकि इंजन तो उनका लगेगा ना, वो कहेंगे लीजिए कुछ नहीं तो कम से कम इंजन तो बेच रहा हूँ। तो ये जो है डील के मामले में, इसमें ट्रम्प शायद सोचेंगे ठीक ही है, जाने दो इसको, माल हमारा इंजन बिकेगा। मुझको लगता है अब ट्रम्प जी की जो हालत है, ट्रम्प साहब के पास मान लीजिए उनका कोई केक भी लाया जाता होगा ना, तो उसमें डील लिख के लाया जाता है। उनको सब जगह बस डील की ही भाषा और डील के ही संदर्भ में चीजें समझ में आती होंगी। अगली खबर ये देख लीजिए कि तेजस की मारक क्षमता और खतरनाक बनाने की तैयारी हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार जुबान फंसती है। फेडेक के लिए मंजूरी मिली, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल को उड़ान परीक्षण की मंजूरी मिली। अब ये फेडेक क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे तेजस और कैसे ज्यादा मारक क्षमता वाला हो जाएगा? मार्शल श्रीवास्तव, देखिए ऐसा है, फेडेक का आपने फुल फॉर्म बता दिया, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। तो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही क्या कम था? जी, अच्छा। अब फुल अथॉरिटी हो गया कि इंजन को कंट्रोल करने के लिए हम डिजिटली
पूरी अथॉरिटी देते हैं। अच्छा, सारे इनपुट जो जाएंगे ये फ्लाई बाय वायर जहाज हैं। इसका मतलब जब आप कॉकपिट में आगे पीछे करते हैं जॉयस्टिक को, तो आपका इनपुट जाता है इलेक्ट्रिकल इनपुट। वो इलेक्ट्रिकल इनपुट 6 रास्तों से जाता है, वहां पहुंचेगा। तो डिजिटल कंट्रोल से ये होता है प्रोफाइल फ्लाइंग होती है। अच्छा, प्रोफाइल फ्लाइंग का मतलब ये होता है कि जहाज जो है अपना जो उसका अनस्टेबल प्रोफाइल है और जितना उसको एंगल ऑफ अटैक लेना है, जितना उसको जी टर्न करना है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाता है। तो देयर इज नो चांस दैट द एयरक्राफ्ट विल स्टॉल और फॉल। तो इंजन हमेशा उतनी सप्लाई उसको मिलती रहेगी फ्यूल की जितनी चाहिए, उसकी स्पीड उतनी रहेगी जितनी आपको चाहिए। तो एक तरीके से इंजन कंप्लीटली इज इन सिंक विद योर प्रोफाइल, जो फ्लाइंग प्रोफाइल आपकी है। अगर वो आपका सिंक में रहता है तो जहाज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जो बात कही जा रही है। नहीं, लेकिन इसमें इसको लेके खासतौर से मैं, क्योंकि आप लोग आर्मी वॉर वेटरन्स हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं जेटली सर। कई बार ये भी कहा जाता है यार ये बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक बना देने से ना समस्याएं होती हैं। कई लोग इसके पक्ष में होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो मैनुअल हो। ये क्या ज्यादा ऑटोमेटिक होना ये वाकई अच्छा है, या ये एक रेजिस्टेंस होता है जो ओल्ड स्कूल वालों में होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर लेते हैं? मेरे ख्याल से ये एक नेचुरल थिंग है। चेंज जो होता है हमेशा लोग रेजिस्ट करते हैं उसको। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स परफेक्टली फाइन। सो द ओनली थिंग इज इन डिजिटल आल्सो यू शुड हैव अ स्टैंड बाय। उसका भी स्टैंड बाय होना चाहिए। अगर कहीं पर फेल हो तो यस ये आ जाएगी उसके सामने। तो उस चीज का अगर ध्यान रखा जाए तो वी कैन। बहुत सही बात कही इन्होंने, बहुत सही बात की। इसीलिए 2 होते हैं। इसका अब दूसरा नाम कहा जाता है फुल अथॉरिटी ड्यूअल इंजन कंट्रोल। अच्छा, पैडेक का ये भी है? हाँ, अच्छा, डिजिटल इंजन कंट्रोल भी है, डुअल इंजन कंट्रोल भी है। अच्छा, अच्छा, 2 चाहिए। मैं इसका सरलीकरण करिए ना प्लीज। हाँ, देखिए साहब, बड़ी जैसे कि जीपीएस होता है, आप जीपीएस में मैप होता है और वो आपको रास्ता बताता है। लेकिन आर्मी में जीपीएस तो देते हैं, लेकिन आर्मी में ये भी सिखाते हैं कि पेपर का मैप से और आसमान के तारे देख के आप रास्ता कैसे ढूंढेंगे अगर जीपीएस काम ना करे। स्टार नेविगेशन होता है, लैंडमार्क इंडिकेटर, सब कुछ चीजें फौज में बताई जाती हैं। आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा, आउट हो गया। अब आप जंगल के बीच में हैं, 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, आप कैसे रास्ता ढूंढेंगे? तो दोनों कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये दो चीज नेवी में भी होती है। यहाँ तो कुछ भी दिखाई देता है, नेवी में तो खुला समुद्र होता है। तो फाइनली अगर जीपीएस डाउन हो जाए तो तारों को देखकर ही नेविगेट। इसीलिए ध्रुव तारे की उसमें बड़ी जरूरत होती है। और अगली खबर देखिए, देसी हथियारों का प्रोडक्शन और तेज करने वाला हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा तेजस MK2 एमका का उत्पादन बढ़ाएंगे, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बात है सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अचानक कहीं कोई बैलगाड़ी में चलते चलते सुपरफास्ट रॉकेट में सवार हो गया। आपके शब्दों में जितना सताओगे उतने कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या बात, क्या बात। तुम हमें और सताओ, हम और आगे बढ़ेंगे। 1998 के बाद भी यही हुआ था। आपने हमें सताया, ब्रह्मोस बना, IGDM, सारे जो ये प्रोग्राम्स हमारे आए और जो उन्नत हुए वो सारे उसी से निकले हुए हैं। तो अब मुझे लगता है अनदर क्वांटम जंप होगा। आपकी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है, और जहां तक एमका का सवाल है, मैं कई बार आपके चैनल पर आपके माध्यम से कह चुका हूं, ना तो मैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट Su-57 लेने के फेवर में हूं, ना F-35 के। F-35 का तो पूर्ण प्रदर्शन हो गया है। आज कैलिफोर्निया में भी एक क्रैश हुआ है, आपको शायद जी, सुना होगा आपने। और वो क्रैश क्यों हुआ? ये ऐसा जहाज है कि उसको लेकर के जैसे कि आपने एक हाथी पाल लिया, उसको खिलाने के लिए आपको अमेरिका से पूछना पड़ेगा कि क्या दाना खिलाएं, क्योंकि उसमें जो भी है वो सारा का सारा लॉकहीड मार्टिन डेटा चला जाता है। और ये जहाज ऐसा है कि अगर इसमें वो चीजें नहीं हुई तो सेल्फ ग्राउंड कर लेता है, जो आपने त्रिवेंद्र में देखा, सेल्फ ग्राउंड कर देगा। अब कोई उसको अप ग्राउंड नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर से होता है। इतना सॉफ्टवेयर कंट्रोल एयरक्राफ्ट आपको चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तारे हैं और न कैंपस है, आप चलेंगे कैसे? तो ये वाली स्थिति नहीं है। हमें यही चाहिए, मार्क 2 चाहिए, हमें एमका चाहिए, और एमका में स्टेल्थ काफी है। और आपने देखा जो लोग स्टेल्थ हैं उनका क्या हाल हो रहा है। B1 भी B2 भी भटका हुआ नजर आया था गुआम आइलैंड को वगैरह के आसपास कहीं। ये सुनने में बातें आई हैं। F-35 का तो वैसे जितना इसका भौकाल बनाया गया था, वो भौकाल अपने आप उसका एक तरीके से झाग उसका बैठता चला जा रहा है। सवाल ये भी है कि अमेरिका इसको किस तरीके से ले रहा होगा, अमेरिका इसको लेकर क्या कर। अमेरिका का हाल कई लोग ऐसा कहते हैं जैसे लड़की तो विदा हो गई, अब मायके से चली गई ससुराल, लेकिन उधर मायके वाले फोन में सुबह दोपहर शाम संपर्क में हैं।
इधर बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई साहब आप ये बताइए कि चलेगा कैसे अगर यहाँ पे आप ये वाली जो स्थिति है, ये टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं, मैं हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखता, कम्युनिकेशन की दुनिया है, सबको टच में रहना चाहिए। अगली खबर देखिए, दुनिया में बजा ब्रह्मोस मिसाइल का डंका, ब्रह्मोस पर एक्सपर्ट का बहुत बड़ा दावा, ब्रह्मोस का सक्सेस रेट 95% से ज्यादा, ब्रह्मोस में चीनी HQ-9 को धूल चटाने की क्षमता, ये तो हमने दिखाई दिया है सर। जी जी जी, इसीलिए इसी शो में सर ने मजाक में HQ-9 को हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। ऐसी हंसी मजाक में एयर मार्शल श्रीवास्तव सर ने इसको हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। तो वो आप ये कहना चाह रहे हैं वो जो कहा जाता है बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर, बिल्कुल। तो ये नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना, इसको चकमा दिया है ब्रह्मोस ने, और अब ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन बन रहा है, मैं ये भी आपको बता दूं, वो ये ब्रह्मोस जो करंट ब्रह्मोस है, दैट इज नॉट हाइपरसोनिक, दैट इज 3.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जो अब न्यू जनरेशन ब्रह्मोस बन रहा है, ओ माय गॉड, उसका रेंज, उसका वेट कम है, उसकी लिथैलिटी ज्यादा है, वो बिल्कुल इस ब्रह्मोस से 3 गुना ज्यादा और बेहतर है, और वो बन रहा है। और क्या ये HQ-9 ये तो वैसे ही, और वो यूपी में बनेगा, और वो यूपी में बनेगा, क्या बात है। क्या जेटली साहब कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, और ये इसमें इसका मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा खतरनाक होगा अगर यूपी में बनेगा। एक और बात बताते हैं, उससे बड़ी अच्छी चीज है, वो कार्बन कंपोजिट से बन रहा है, तो जो छोटा मोटा रडार को दिखता तो भी नहीं दिखेगा, अब तो हो गया स्टेल्थ। हमारा ये सब स्टेल्थ बड़ा काम आएगा। ऐसा स्टेल्थ चाहिए हमें कि जाइए और मारिए। हमें क्या करना, बहुत बड़ा जहाज लेके जाना, फिर उसको बचाना, फिर एस्कॉर्ट लेके जाना, लॉयल विंगमैन लेके जाना, इतने सारा इतना झमेला नहीं, एक भेजो, दिखे नहीं, मारे, काम चले। हाँ, ये यहीं बैठे बैठे जब मार के काम चल सकता है तो अपने फाइटर जेट भेज के, और वो छुपा रहे, स्टेल्थ रहे, वगैरह वगैरह करके क्यों इतना सब करना। ये वैसे मुझको एक बात याद आती है, किसी ने ये कहा, एक बगुला बैठा हुआ था, वो मछली पकड़ने वाला था, किसी ने कहा कि देखो आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि बगुले को कैसे पकड़ना है। उन्होंने कहा कैसे, बोले जब बगुला पूरे ध्यान से मछली पकड़ने के लिए बैठा हो, तभी उसके सिर पे जाके एक मोमबत्ती रख दो, जैसे जैसे मोम पिघलेगी उसकी आंखों में आएगी, वही वक्त है कि जाके उसकी गर्दन दबोच लो। बोले साहब जब मोमबत्ती पकड़ने रखने गया था तभी क्यों ना गर्दन दबोच लूं। उन्होंने कहा फिर काम क्या हुआ, अगर तुमने एक ही बार में गर्दन दबोच ली तो काम क्या हुआ। अगली खबर देखिए, रुद्रम मिसाइल को लेकर बड़ी खबर, रुद्रम मिसाइल 3 का सफल परीक्षण, सुखोई 30 MKI से हुआ कामयाब परीक्षण, स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अचानक एक के बाद एक हथियार, एक के बाद अस्त्र शस्त्र भारत के पास। हनुमान जी के पूंछ में उनको पकड़ के ब्रह्मास्त्र मार के, और उनकी पूंछ में आग न लगाई होती ना, तो लंका ना जली होती और रावण का पूरे कुल का सत्यानाश ना हुआ होता। वो जो छेड़ दिया हनुमान जी को, एक तो पहले सीता जी को नहीं ले जाना चाहिए था, और फिर हनुमान जी को और छेड़ दिया। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, मुझको लगता है ये भारत के उद्भव और भारत के दुश्मनों के पराभव का एक नया इतिहास शुरू हो गया। नहीं, बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात बोली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जैसे कि प्रलय की बात करी और जितने भी हमारी मिसाइल्स हैं, ये इसमें सबसे, और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था शुरू से, अब मुझे देखने को मिल रहा है कि इंडियन सिस्टम्स की एक तो एक्सेप्टेबिलिटी इन द आर्म्ड फोर्सेस। एक जमाने में नेवी तो थी आत्मनिर्भर, और नेवी आज से नहीं, नेवी दशकों से है। हाँ, कुछ रशिया से इनके प्लेटफॉर्म जरूर आए हैं, लेकिन ज्यादातर नेवीज के 90-95% इंडियन नेवी, इट वाज अ ग्रेट बिलीवर इन नेवल डिजाइन ब्यूरो वगैरह वगैरह, कि भाई यू शुड मेक इन इंडिया। आर्मी और एयरफोर्स का ये था इंपोर्टेड, ये सारे के सारे मेड इन इंडिया। और कितनी फक्र की बात है हमारे लिए गौरव कि पाकिस्तान का सर झुकाया उन हथियारों से जो कि भारत में बने। समझ गौरव मैं भी ले लूं जी सर, ये सारे बनते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, और वहां पर मैं डायरेक्टर प्रोडक्शन रह चुका हूं। अरे वाह। और ये सारे की शुरुआत उस पीरियड में हुई थी, और सारे के सारे, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का क्या है जो वाक्य बोलते हैं हम लोग, क्या है सर? फोर्स बिहाइंड पीस। फोर्स बिहाइंड पीस। सर ये आपने, शांति लाना है तो ताकत लानी पड़ेगी। शांति लाना है तो पहले मिसाइल मारना है। यहाँ पे जहाँ पे गिर गई वहां पे शांति तो हो ही जाएगी सर। ये इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय धर्म चर्चा प्रवर्तते। लेकिन सर ये जो आपने देखिए कृष्ण भगवान को अपने दिल पर जगह दी हुई है। भगवान कृष्ण जो है यही कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप नेवी के संदर्भ में ये जो खुद मुख्तारी की बात की जाती है कि पहले से अपने पैरों पर नेवी खड़ी हुई है, बिल्कुल, तो सर आज कहां पहुंच गई है नेवी फिर? देखिए, नेवी ने
जो इंडिजिनाइजेशन शुरू किया, आप दूसरा भी देख रहे होंगे, आईआईटी लिखा हुआ है। आईआईटी लिखा जी। आईआईटी खड़गपुर में कैसे शिप बनाए जाते हैं, इसकी पढ़ाई 50s में शुरू हो गई थी। अच्छा। जब आईआईटी खड़गपुर बना था 1951 में, अभी उसकी प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है भाई साहब। तो शिप डिजाइनिंग का बहुत बड़ी ट्रेनिंग वहां पे होती थी खड़गपुर में। और जो नेवी में ऑफिसर्स आते थे, कंस्ट्रक्टर्स बोलते थे उनको, उनकी स्पेशलाइजेशन भी खड़गपुर में होती थी। तो ये नेवी का जो शिप डिजाइन और सबमरीन डिजाइन का जो काम है, ये लेट 50s में शुरू हो चुका था। उसी के कारण हिंदुस्तान का जो पहला फ्रिगेट बना, आईएनएस नीलगिरी, वो 1971 में कमीशन हो गया था। 1971 की बात देखिए आप, उस टाइम पे। और उसके बाद एक के बाद गोदावरी क्लास, नीलगिरी क्लास, कितने ही शिप हिंदुस्तान में बने। और इन सभी शिप में मैं बताऊं आपको, वेपन्स को छोड़ करके अगर देखें तो पूरा इंडिजिनस था। लगभग यू कैन से 75% इंडिजिनस कंटेंट था इन शिप्स का। यस, उन दिनों में हम हथियार बाहर से मंगवाते थे, कुछ अमेरिका यूएस के बहुत कम होते थे, मेजॉरिटी रशियन होते थे। तो लेकिन अभी धीरे धीरे हथियार भी हिंदुस्तान में बनने शुरू हो गए हैं। कम से कम रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह हमारा बेल बना रहा है। तो ये कंटेंट और काफी बढ़ गया है। अब ये आत्मनिर्भरता, ये स्वावलंबी होना एक कदम और आगे बढ़ गई इंडियन नेवी। इसमें देखिए इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जर्मन एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस होगी सबमरीन। ये जर्मन एआईपी टेक्नोलॉजी क्या है, और जब ये भारत की पनडुब्बियां इससे लैस हो जाएंगी तो क्या होगा, ये आपको कमांडर जेटली बताएंगे। 9 नई और बेहद घातक सबमरीन खरीदने पर भी विचार चल रहा है। जमीन के नीचे तो ठीक है, ये पानी के नीचे ही नीचे टॉर्पीडो निकले और उधर जाकर काम खत्म हो जाए। ये जो बैठे बैठे मारने वाली बात अभी मार्शल श्रीवास्तव कर रहे थे। सर, ये क्या है एआईपी टेक्नोलॉजी? देखिए जी, जो रिसर्च चल रही है नेवी के फील्ड में भी, वो ये है कि जिस प्रकार से एयरफोर्स है, एयर में हमारी ड्रोन्स होती हैं, तो अंडर वाटर भी ड्रोन्स का इक्विवेलेंट वो होना चाहिए। अभी तक टॉर्पीडोज होते थे और डेप्थ चार्जेस होते थे। अब इन एडिशन टू दैट द अंडर वाटर ड्रोन्स यू कैन कॉल इट। अब उसके लिए क्या नाम देंगे मुझे मालूम नहीं है। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। अच्छा। तो होता क्या है, जब कोई डीजल सबमरीन नीचे जाती है तो उसको ऊपर उठना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। डीजल वाली पनडुब्बी को सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। ठीक है सर, आगे 2-3 दिन में एक बार आपको आना पड़ता है। जब आप सरफेस करते हैं तो आपका आरसीएस आपको देख सकते हैं, लोग सैटेलाइट से देख सकते हैं, तो विजिबिलिटी आपकी नहीं रहती है। यही चीज अगर न्यूक्लियर में कहा जाए, न्यूक्लियर पावर्ड में वो महीनों अनलिमिटेड है, नीचे रह सकते हैं। और इसका 40 दिन का होगा। ओके, तो अब क्या एआईपी का क्या है, वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा। और ये आप फूड भी कितना कैरी करते हैं, न्यूक्लियर के बारे में कहा जाता है जितना आप फूड कैरी कर सकते हैं आप उतने दिन रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्रू साइज क्या है, कितना फूड है, क्या लेके आप जा रहे हैं। इसका यह है कि 30-40 दिन का फूड नॉर्मली सबमरीन्स कैरी कर लेती हैं अपने क्रू के लिए। उसको लेके नीचे घुस जाएगी तो पता नहीं चलेगी। इस पर मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं एलएनटी में था और वहाँ इस पर काम हो रहा था। अच्छा। और उस डिवीजन में मैं भी। क्या बात है, इसलिए बोल पा रहा हूँ, वरना ये सार्थकता यही कर सकते थे। एआईपी इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी कि डीजल वाली पनडुब्बी जिसको ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है, दुश्मन देख सकता है, कोऑर्डिनेट्स बेहतर तरीके से पता कर सकता है। अब ये ऊपर आने वाला झंझट खत्म। 40 दिन तक आप अंदर रहिए, बस खाना लेकर जाइए और दुश्मन का बैंड बजाते रहिए। लेकिन सर, ये सरलीकरण, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब हवा की जरूरत नहीं है, प्रोपल्शन चालू। हाँ, एयर से आपने वो भी बताया था किस तरीके से वो सामने की तरफ एक हवा की गुफा जैसी बन जाती है जो ड्रोन को लेकर जाती है ना, वो उस पर आएंगे। लेकिन सर, ये कुल मिलाकर ये तो पूरा पिछले 10 सालों में, और खासतौर से भारत के संदर्भ में पिछले 5 सालों में अपसाइड डाउन टाइप का परिवर्तन हो रहा है। सर, ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बेसिकली क्या है, लीडरशिप ने चाबी लगाई है। अच्छा। टैलेंट था, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग माइंड्स थे, सब लोग थे, भारत में सब कुछ था। ब्यूरोक्रेटिक एक रट में फंसा हुआ था, सब कुछ फंसा हुआ था। यहाँ पे लोग आए, उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट एक्सक्यूजेस। फॉर एग्जांपल, जगन्नाथ जी का रथ खींचना आसान है सर। हाँ। ये भारत की जो लाल फीताशाही वाला रथ है ना जी, इसको चरमराते हुए रथ को चला देना, ये तो मतलब कमाल ही था। ये मैं आपको एक और बात बताऊं, जो हम हथियारों से लड़ते थे शुरू में, मैं आपको ये भी बता दूं, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वाज इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने पूरी कोशिश करी कि ना हो पाए पहले। अब क्या है कि अब चाबी दी जा रही है, अब इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं, और अब पैसा दिया जा रहा है, अब फटाफट सब कुछ क्लियर करा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है
कि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं जो इतने सक्सेसफुल मिशन भेज रहे हैं मून पे और सन पे, वो कल भर्ती हुए हैं या वो मोदी जी ने शपथ लेने के बाद भर्ती करे थे? ये तो 30-30 साल से इसरो में। पहले क्यों नहीं जाते थे इतने? अब क्यों जाते हैं? क्योंकि डायल पे हैं डायरेक्टली। चेयरमैन इसरो इज ऑन डायरेक्ट मोबाइल फोन कांटेक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएमओ के साथ वो उनकी डेली बातचीत है। वो कहते हैं बताओ कितना पैसा चाहिए, भेजो ऊपर। तो जब इस तरीके से एक लंबे समय तक वो वाला लल जो आप बता रहे हैं, या कि आपकी वजह से नहीं आपके बावजूद हम कर रहे हैं वाली जो बात है, उसमें जब किसी को फिर से दौड़ाया जाता है, कितने दिनों में रिदम आ जाती है? नहीं, पहले तो जबान बाहर निकल जाती है क्योंकि आपकी आदत नहीं होती। फिर चाबी लगाई जाती है और लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में। लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बड़ा गंदा, ये वो ये, उसको तोड़ के 7 अलग कंपनियां बना दी। लेकिन जब मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के इंजीनियर से मिला, आई फाउंड दैट दे वर सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। अरे गजब के। लेकिन उनकी मजबूरी, उनके हाथ बंधे हुए। आज वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एक जो कंपनी है उसका टाई अप हुआ है रशियन कंपनी के साथ और वो बना रहे हैं AK-203। अब ये जो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों ने कहा, ये अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। ये सब कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका कोई मांत्रिक महत्व नहीं है, कोई मूल ऐसी नहीं, कोई जड़ ऐसी नहीं है जिसका कोई औषधीय इस्तेमाल नहीं हो सकता, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अयोग्य है, लेकिन उसका योजन सही तरीके से नियोजन करने वाला, उसका पारखी वो नहीं मिलता। भारत के समय जो लीडरशिप इस समय भारत के पास है वो पारखी लीडरशिप है, इसीलिए आप देख रहे हैं ये ताबड़तोड़ चेंजेस। और अगली खबर देखिए, सिंगापुर में भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास, INS सतपुड़ा के साथ युद्धाभ्यास। ये सिंगापुर अलग अलग जगहों पर सर ये जो वॉर ड्रिल्स होती हैं भारत के साथ, ये जो वॉर ड्रिल्स भारत अपने मित्रों के साथ करता है, इसकी एक तो होता है खुद को रवानगी में रखना, मोमेंटम में रखना, वॉर रेडी रखना, और क्या मायने होते हैं? देखिए जी, इंडियन नेवी के शिप गुडविल विजिट के लिए पूरी दुनिया में जाते रहते हैं और वहां पर जाकर के शिप जब एक वीक के लिए रहता है तो वहां के बच्चे, वहां के लोग शिप के ऊपर आते हैं, तो एक तो रिलेशंस बड़े अच्छे होते हैं उस देश के साथ और उनको हमारी पावर के बारे भी पता चलता है। इसी के कारण से जो नेवी को माना जाता है फॉर द गुडविल विजिट्स, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को, जिसको ब्लू वाटर नेवी भी आप कह सकते हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक्सरसाइजेस करते रहते हैं अलग अलग देशों के साथ। तो थोड़ी ये मसल फ्लेक्सिंग भी होती है, थोड़ा देख लो हमारे। मसल फ्लेक्सिंग भाई एक बात बताऊं जो सर ने बोला, विद योर परमिशन सर, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विश्वास है कि आई थिंक इंडियन नेवी इज द अल्टीमेट प्रोजेक्टर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एक तो आपका फॉरेन ऑफिस प्रोजेक्ट करता है अपने पॉलिसीज की वजह से, लेकिन जब आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि ये पावर है, अब आपको कम्युनिकेट करना है किसी देश में जो कि यूरोप, वहां पे इंडियन आर्मी तो जाएगी नहीं, जाहिर सी बात है, इंडियन आर्मी इज ऑपरेटिंग हियर, कौन जाएगा? इट विल बी द इंडियन नेवी। दैट इज हाउ यू प्रोजेक्ट इंडियाज पावर इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, जस्ट इमेजिन कोई देश है और उसके सामने, जस्ट इमेजिन लोग खड़े हैं यहाँ पे, 2000 की भीड़ है, 5000 की भीड़ है और उनके दूर समुद्र में INS विक्रांत खड़ा हुआ है, वहां से टेक ऑफ कर, आप उसका जो